सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्की सियासी मैदान की बात करें तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत खबरें हैं। आज ज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो वापस आ चुके हैं, अमेरिका का दौरा करके वतन वापस आ चुके हैं और आज उन्होंने आज़ाद कश्मीर का भी दौरा किया और ज़लज़ला मुतासरीन के पास भी गए और साथ ही साथ अपोजिशन भी अपना लाएअमल तैयार कर रही है। बिलावल भुट्टो ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू भी की, इजलास बुलाए जा रहे हैं, बहुत हैपनिंग्स हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम चूनिया से, जहाँ पर जो ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात के बाद एक और अफसोसनाक खबर यह आई है कि एक और बच्चे की बाक़ियात मिल गई जो कि क्राइम सीन से आधा किलोमीटर के फासले से मिली हैं। पुलिस का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि ये बाक़ियात जो बाकी बच्चे हैं उनकी बाक़ियात से मुख्तलिफ हैं और लगता ये है कि पाँचवा बच्चा उसकी बाक़ियात हैं। अलबत्ता अभी भी जो कातिल है वो कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। अब सूरत हाल क्या है, जो बच्चे अगवा हुए थे उनमें से कितने बच्चे कत्ल हुए और कितने बच्चों की बाक़ियात अब तक मिल चुकी हैं और पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या हिकमत अमली अपना रही है। पहले इस इशू पे बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे उमैर अली अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। उमैर, मुझे ये बताइएगा कि अब तक पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है कि जो बाक़ियात मिली थी क्या ये वाकई पाँचवें बच्चे की हैं जिसका नाम अमीर हमज़ा कहा जा रहा है या फिर ये उन्हीं बच्चों की बाक़ियात हैं? बिल्कुल, आज चूनिया के इलाका से एक और बच्चे की बाक़ियात जिसमें खोपड़ी और मुख्तलिफ हड्डियां बरामद हुई हैं और ये बाक़ियात साबका क्राइम सीन से सिर्फ आधा किलोमीटर के फासले से मिली हैं और खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है ये अगवा होने वाले जो पांचवें बच्चे जिसका नाम अमीर हमजा था उसकी बाक़ियात हैं। और अगर डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये बाक़ियात अमीर हमजा की ही निकलती हैं तो चूनिया में अगवा और ज़्यादती के बाद बच्चों के कत्ल होने की तादाद 5 हो जाएगी। इस मामले में पुलिस राय से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि 4 बच्चों की जब बाक़ियात मिली थी गुज़िश्ता रोज तो उस वक्त 3 बच्चों की बाक़ियात हासिल हुई थी, जबकि चौथा बच्चा जो इमरान था इसके सिर्फ कपड़े बरामद हुए थे और इन कपड़ों की बिना पर ही इमरान की तस्दीक हुई थी। और आज ये जो बाक़ियात हासिल हुई हैं ये इमरान की हैं। फिर भी असल हक़ाइक़ जो है वो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे। और अगर कसूर पुलिस की अब तक की पेशरफ्त के बारे में बात की जाए तो अब तक कसूर पुलिस ने 1500 से ज़ायद लोगों के डीएनए टेस्ट हासिल कर लिए हैं और तकरीबन 250 के करीब अफराद ऐसे हैं जो इलाका से गायब हैं। इनको भी पुलिस तलब कर रही है, उनको तलब करके इनके डीएनए हासिल करेंगे। और यहाँ इस केस से जुड़ी हुई एक और बात हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि ये चूनिया में जितने भी अगवा के बच्चों के वाक़यात हुए हैं वो पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन हुए हैं। जैसा कि 16 सितंबर को फजान नामी बच्चा अगवा होता है वो इतवार का दिन होता है। इसी तरह बाकी जो बच्चे, एक 15 अगस्त को बच्चा अगवा होता है, एक 18 अगस्त को अगवा होता है। जितने भी पब्लिक हॉलीडेज हैं उन दिनों में ये बच्चे अगवा होते हैं। जी, लेकिन उमैर, एक गिरफ्तारी हुई थी अब से कुछ रोज़ कबल और पुलिस का ये दावा था कि ये वही शख्स है जिन्होंने इन तीनों बच्चों को कत्ल किया ज़्यादती के बाद और इसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, तो उस गिरफ्तारी का क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि शहजाद नामी एक जो बंदा अगवा हुआ था जो रहीम यार खां से इन्होंने पकड़ा हुआ था वो अपना इलाका छोड़ के जा चुका था। तो तब मुख्तलिफ चैनल्स ने ये खबर भी शाया की थी कि जो थाना चूनिया का मुल्ज़म है गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बोल टीवी ने हमेशा हक और सच ही अपने नाज़रीन को दिखाया है। तो ये जो शहजाद था इसके डीएनए रिपोर्ट आने तक हमने खबर ब्रेक नहीं की थी। लेकिन जब इसकी डीएनए रिपोर्ट आई तो डीएनए रिपोर्ट में ये बच्चों का मुल्ज़म नहीं निकला था, इनकी बच्चों के साथ डीएनए की रिपोर्ट मैच नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो शहजाद नामी बच्चा लड़का जो है बिल्कुल क्लियर पुलिस ने कर दिया था। जी अच्छा उमैर, जो पहले कसूर में वाक़यात हुए थे, जो ज़ैनब कत्ल केस वाला सारा मामला था, उसमें हमने देखा कि करीबी लोग ही मुलव्विस होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों या मोहल्लेदार हों। तो क्या इस तरफ काम कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, जो भी इलाका था, जिस इलाके में चूनिया के ये वाक़यात हुए हैं वो पूरा इलाका पुलिस ने अपने जो है कंट्रोल में लिया हुआ है। वहाँ पे एक एक घर की, एक एक फर्द की जो है ना जान निशानदही कर रहे हैं और जो भी अपने घरों से, जैसे मैंने आपको बताया 250 के करीब ऐसे अफराद है जो अपने इलाका से गायब हो चुके हैं, उनको भी तलब कर रहे हैं और क्राइम सीन और GIT पे बनी हुई है। ठीक है, कसूर पुलिस काम तो कर रही है और जाहिर है जो लोग यहाँ से गायब हैं, अभी इलाका छोड़ के जा चुके हैं, 250 अफराद हैं, उनके लिए भी छापे। बहुत शुक्रिया आपका उमैर अली, हमारे नुमाइंदे हमें आगाह करते। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। उसामा, अफसोस की बात यह है
कि एक के बाद एक वाक़या होता है, हम नोटिस लेते हैं, वजाहत तलब की जाती हैं, JIT बनती है, लेकिन ये वाक़यात रुकते नहीं हैं। जब आप इस तरह के वाक़यात सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज़ाहिर हमारा ताल्लुक़ है सहाफ़त से, तो आप क्या सोचते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है, चाहे वो इंतज़ामिया हो चाहे हुकूमत हो, उसको देखते हुए आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं? सुमैया, एक तो बड़ी बेबसी और महसूस होती है, दिल दहल जाता है। जिस तरह आप भी साहिब औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बच्चों का गम और बच्चों का दुख जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। और फिर इस तरह से ये इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ख़तरनाक जुर्म हो ही नहीं सकता। इतना हौलनाक है ये वाक़या कि दिल दहल जाता है। अब इन वाक़यात को कैसे रोका जाए? पहली बात तो यह है कि जिस तरह से रद्द-ए-अमल आता है हुकूमत का, वो तो एक रिवायती होता है कि जनाब वो तब्दील कर दे, फ़लाने को हटा दे, फ़लां को हटा दे। लेकिन जब ये रिपोर्ट होते हैं वाक़यात, उस वक्त उस तरह का क्यों नहीं रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से आता, रियासत की तरफ से आता, पुलिस की तरफ से आता, जिस तरह अब DNA किए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे आगे एक स्टेप लेना होगा। एक तरफ तो रियासत पर ज़ाहिर है हुकूमत पर दबाव डालना, लेकिन मुझे लगता है कि अवामी सतह पर, महल्ले की सतह पर लोगों को कमेटियां बना लेनी चाहिए। अब हुकूमत का इंतजार नहीं किया जा सकता। यह हर मामले में हमें तो लगता है हुकूमतें नाकाम होती हैं, तो वहां पर कैमरे लगाए जाएं और खुद किसी ना किस तरह कुछ मॉनिटरिंग का सिलसिला हो, ताकि मोहल्ले की सतह पर इस तरह से कोई गार्ड रखने का सिलसिला शुरू किया जाए। कुछ ना कुछ स्टेप्स खुद मोहल्ले की सतह पर इलाके के लोग लें। एक चीज़ ये। दूसरा ये कि जिस तरह से हमारे ये ID कार्ड जब बनते हैं नादरा के पास, तो कम से कम एक कुछ मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पर ज़रूर आ जानी चाहिए, चाहे वो हुकूमत सब्सिडाइज करे, चाहे लोगों से कुछ ना कुछ उससे पैसे लिए जाएं, अभी तो कुछ फीस लेती है, ताकि एक मिनिमम डाटा मेडिकल का हर शख्स का हो, ताकि खुदा न खास्ता कहीं भी कोई क्राइम होता है, चाहे ये सबसे हौलनाक क्राइम हो या कोई भी और डाका चोरी कहीं भी, तो वहां से फोरेंसिक लेने में आसानी होगी, ट्रैक डाउन करने में आसानी होगी कि ये शख्स जो है ये किस, इसका ब्लड ग्रुप क्या था या किस एज का था, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब भी तो आप DNA करवा रहे हैं और इसमें कितना वक्त लग रहा है और पैसा लग रहा है, और कई दफा मुमकिन भी नहीं होता। अब ये किस तरह से आप पूरे शहर चुनिया का लेंगे, बहुत वक्त लगेगा और अल्लाह करे कि उसमें वो शख्स पकड़ा जाए। तो अगर पहले से ही कुछ ना कुछ डाटा हो तो फिर ज्यादा तेजी से और आसानी से मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है और उसको करार वाकई सजा दी जा सकती है और सरेआम फांसी देनी चाहिए। मैं तो इसका मुतालबा करता हूं आज भी कि पहले भी वो जो कायनात वाला था, ज़ैनब वाला था मुजरिम इमरान, उसको भी सरेआम फांसी देनी चाहिए थी और इसको भी। सही, बिल्कुल सही। तजावीज़ तो आपने बड़ी अच्छी दी हैं, लेकिन बात यह, अभी आपने कहा कि रिपोर्ट होते हैं लेकिन हुकूमत कुछ नहीं करती। अफसोस की बात यह है, मैं इसी बात पर करते हुए आगे बढ़ूंगी कि जब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, जो अमीर हमजा के अगर अल्लाह ना करे कि ये उस बच्चे की वाक़यात हों, उसके वालिद से मेरी पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा 3 महीने 10 दिन बाद FIR दर्ज हुई। ये है हमारा निज़ाम। और नाज़रीन, इसी निज़ाम के ऊपर आज एक मुलाकात हुई, बड़ी अहम वज़ीर आज़म इमरान खान की, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की, और उस पर पुलिस रिफॉर्म पे बात हुई, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि पंजाब पुलिस की रिफॉर्म्स पर हुकूमत ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। तो चले, काम तो दूर, अभी बात शुरू हुई है और किस तरीके से ये काम शुरू होगा, किस तरीके से रिफॉर्म्स की जाएंगी, इस पर आज की ये जो मीटिंग हुई है इसमें गुफ्तगू हुई। इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ, इस मीटिंग का एक्चुअल एजेंडा क्या था, माविश सुहेल से जान लेते हैं। माविश, बताइएगा। अच्छा, माविश से हम रब्ता करेंगे, लेकिन बाबर डोगर से ज़रा बात करते हैं। ज़ाहिर पंजाब की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं बाबर डोगर साहब। बाबर साहब, बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी ये जो मीटिंग है इसमें ना सिर्फ पुलिस रिफॉर्म पर बात की गई, बल्कि कुछ वज़रा से नाराज़ हैं वज़ीर आज़म, तो उनको भी हटाने की बातें की जा रही हैं। बहुत अरसे से जब वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर थे यही बाज़गश सुनाई दे रही थी। आप पंजाब में बैठे हुए हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? सुमैया, सबसे पहले तो आज बेसिक जो एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, वो यही था कि पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से जो तलखी पाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान, उसको किस तरह से खत्म किया जाए और किस तरह से पुलिस रिफॉर्म्स जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। क्योंकि आप देखेंगे पिछले काफी अर्से से पंजाब में बेतहाशा पुलिस गर्दी के वाकयात हुए, पुलिस के टॉर्चर सेल सामने आए, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, पुलिस अफसरान जो है वो करप्शन में मुलविस हैं
तो इस पर सिविल ब्यूरोक्रेसी ने एक पुलिस रिफॉर्म्स का एक ड्राफ्ट तैयार किया था और पीएम जो थे उनसे अप्रूवल ली थी, और अब जब उसकी एग्जीक्यूशन आई तो पुलिस अफसरान को ने उस ड्राफ्ट से जो था वो डिसएग्री किया था। उनका ख्याल था कि इससे उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उस पर असरअंदाज होगी और वो अल्टीमेटली वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर चले जाएं। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन पंजाब की कैबिनेट पे भी हुई है। पंजाब चीफ मिनिस्टर जो है वो कुछ मिनिस्ट्री से खुश नहीं है। रिसेंटली जो डेंगू फैला है, जो पंजाब में डेंगू है, जैसे रावलपिंडी में इतने लोग डेंगू की वजह से जान से हाथ दो बैठे, उसके बाद लाहौर में डेंगू है और दूसरे शहरों में डेंगू फैल रहा है। तो सीएम का ख्याल है कि इसकी जिम्मेदारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद पर आती है। अच्छा, ठीक है। डोगर साहब का बहुत शुक्रिया। गालिबन आवाज़ उनकी सही तरीके से नहीं पहुंची थी। उसामा, ये बातें तो हो रही हैं, ज़ाहिर है आप भी वहाँ बैठे हुए हैं लाहौर में, आप भी मिलते होंगे लोगों से कि उस्मान बुज़दार साहब से भी ज़्यादा खुश नहीं है। चलें, डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम आ रहा है और भी वज़रा के नाम आ रहे होंगे, लेकिन क्या उस्मान बुज़दार खतरे से बाहर है, आपको लगता है उसामा? नहीं, बड़े अरसे से वो ख़तरे में हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक किस तरह से वो कायम है इस जगह पर। अच्छा। क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव है इमरान खान साहब पर कि जितनी भी आप बात कर लें, हर सतह से, आप कारोबारी तबका ले लें, विद इन पार्टी ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, हम जैसे साफ़ी ले लें, अवाम को की बात कर लें, हर तरफ से दबाव है। उस्मान बुज़दार साहब का अभी आप देखिए, विजुअल देख लीजिए, अभी ये मीटिंग हो रही है, जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो बैठकर जो वो सुन रहे हैं वो अंदर भी उनके उतर रही हैं। वो एक अजीब सी, एक डमी सी लगते हैं, एक भोली भाली सी, एक पपेट सा लगते हैं। वो बचपन में हम लिया करते थे और हाथ उसके अंदर जाता था तो हाथ लाते थे तो वो बोलने लग जाता है और हम अदाकारी करते थे। ये एक ऐसे वो पपेट से हैं कि जिसके सामने आप जो मर्जी कर लें उससे वो टस से मस नहीं होता, उसकी कोई अपनी फीलिंग्स नहीं है, जैसे कोई वो बात नहीं कर सकता, कोई ना वो सुन रहा है आपको, ना आगे से जवाब दे रहा है। तो एक होती कैपेसिटी। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उनको इस गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब वो चूंकि वसीम अकरम प्लस कह चुके हैं और वसीम अकरम साहब जब खुद रिटायर हुए थे उनको हटाया नहीं गया था, तो अब वो समझ नहीं आ रही कि उसको मैं हटाऊं किस तरह, मैं करूं तो करूं क्या। अब लेकिन कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान साहब को ये फैसला लेना होगा, क्योंकि रिएक्शनरी है वो, कि इमरान खान साहब बुलाते हैं, भाई एक कसूर में क्या हो गया, अच्छा जी मैं देखता हूं, मैं फिर आया और मैंने जनाब एयरपोर्ट पर ही, वो शहबाज शरीफ क्या करते थे, शहबाज, अच्छा एयरपोर्ट पर ही बुला लेते इजलास, बुलाओ जी एयरपोर्ट पर इजलास। डेंगू का इससे पहले नहीं उन्होंने कुछ किया, डेंगू फैल गया, अच्छा जी अब क्या करें, मैं देखता हूं, मुझे जब इमरान खान साहब बुलाएंगे तो जिस तरह सर जिस तरह आप कहेंगे मैं करूंगा, जो आपका हुक्म है मैं बिल्कुल कर रहा हूं, तो जाके देखो जी इमरान खान यानी कि वो विजनरी नहीं है, वो सिर्फ कैपेसिटी नहीं है, इंतजार करते हैं कि इमरान खान साहब के हुक्म में वसीम अकरम प्लस वो कैसे हुए। अब ये जाहिर आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि अगर उनको ऐसा लगता है कि वसीम अकरम प्लस साबित नहीं हो रहे बुज़दार साहब और ये तमाम तर खराबियां पैदा हो रही हैं, तो सोच लें कुछ तब्दीली कभी कभी अच्छी भी होती है। और वो तब्दीली अगर किसी की और किसी सूबे की बेहतरी के लिए हो तो ज़ाहिर बड़ा सूबा है, बड़ी आबादी है। और ज़ाहिर मैं इसी स्टोरी से लिंक करूँगी उसामा, आपका पॉइंट आया कि जब तब्दीली की बात की जाती है, कि जब फजाती है तो पंजाब की फजा तब्दीली शुरू होती है। और अब तो बातें भी हो रही हैं कि शरीकदार की फजा भी चेंज होने वाली है। ज़ाहिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अभी अपोजिशन अभी हिकमत अमली अपना रही है, उसके क्या असरात होंगे, ये अब देखने की बात है। रोज़ाना हम देखते हैं कि एक नई डेवलपमेंट होती है नाजरीन। तो ऐसे के बाद जब आज मीडिया से गुफ्तगू करने में आए तो उन्होंने ये कहा कि हम मौलाना साहब से बात करेंगे और हम उनको ये तजवीज़ देंगे कि वो जो आज़ादी मार्च है उसको मौक़िर करके वो नवंबर तक ले जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि तरीक़ाकार पे भी हम मुशावरत करेंगे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें। अब वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं नून लीग के, एक पीपल्स पार्टी तो एक तरफ डामाडोल है, वो कन्फ्यूजन का शिकार है। तो नून लीग की बात अब मौलाना साहब किस तरह मानेंगे और कैसे कन्विंस करेगी नून लीग। शहजाद अली से जानते हैं। शहजाद, आज जो हसन इकबाल साहब ने बात की है कि हम मौलाना साहब को कन्विंस करेंगे, हम तजावीज़ देंगे कि जी मौक़िर कर दें आज़ादी मार्च, नवंबर तक ले जाएं। आपके पास क्या खबर है, क्या हिकमत अमली अपना रही है नून लीग? क्या हो गया एहतजाज का हिस्सा या होगी ही नहीं और मौलाना साहब अकेले एहतजाज करेंगे? जी बिल्कुल, अगर नून की लीग के हवाले से बात की जाए, क्योंकि आज उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ है शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में, जिसमें जो है वो नून लीग हमें आज भी जो है कुछ कंफ्यूज नजर आई है। क्योंकि जब इजलास के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए हसन इकबाल आए बाहर, तो उनका कहना था कि अभी जो है फिलहाल हम लोग
शामिल होने का फैसला नहीं किया। हमारी पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ आई है कि एक कमेटी बनाई जाए, जिसके ना तो उन्होंने हमें आज नाम बताए हैं कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, कितने रुकन ये कमेटी हो और ये कब इसका वजूद अमल में आएगा। लेकिन उनका कहना है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो मौलाना के साथ मुलाकातें करेगी, जिसके बाद APC भी बुलाई जाएगी, APC में फैसले किए जाएंगे कि एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी। क्योंकि अभी मौलाना ने जो अनाउंस किया था वो था अक्टूबर में इजलास। अब नून लीग की जानिब से आज एक नया पॉइंट यहाँ पर यह सामने आया कि उनका कहना है कि नवंबर में जो है वो इस एहतजाज को अगर ले जाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी पार्टी की अभी इस हवाले से कुछ भी तैयारी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो नून लीग के जो कायद थे नवाज शरीफ, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमारी पार्टी जो है वो शामिल होगी इस एहतजाज में और भरपूर तरीके से शिरकत करेगी। लेकिन आज पार्टी में इस तरह की कंफ्यूजन नजर आई कि अभी फैसला नहीं हुआ, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो तहसील लेवल पे कुछ तैयारियां भी मुकम्मल नहीं है। अगर हम लोग एहतजाज में जाते हैं तो एहतजाज की नाकामी की तरफ ऐसा नहीं जो अपना एक इंडिया दिया। और उनका ये कहना था कि अगर एहतजाज नाकाम हो जाता है तो फिर हमारी भी सुक्की होगी बाकी पार्टियों के साथ। तो अभी उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इंडिया दिया है कि वो भी शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। तो देखते हैं अब अपोजिशन जो है वो एहतजाज के हवाले से ताहाल कोई हिकमत अमली बना सके, मुश्तरका हिकमत अमली सामने नहीं आई है। अब देखते हैं कि मौलाना की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ से तो उसमें क्या चीजें सामने आती हैं। या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुलाकात के लिए जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के पास, लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो कहा कि वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी और अंग्रेज से आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है बिलावल भुट्टो के साथ शहबाज शरीफ साहब की। तो ये चीजें आप देख सकते हैं और नाजरीन भी कि कितनी कंफ्यूजन अपोजिशन में इस एहतजाज को लेकर अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं हुआ। और मौलाना ने जो कि उन्होंने अक्टूबर में जो है एहतजाज का अनाउंस किया हुआ है, आपको देखते हैं अपने फैसले से पीछे होते हैं। बिल्कुल शहजाद, अब देखना ही होगा। वाकई बहुत शुक्रिया आपका कि अब ये जो अपोजिशन है जिसको मुत्तहिद अपोजिशन हम कहते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन, ये कितनी ज़्यादा मुत्तहिद नज़र आएगी कि मौलाना साहब अकेले एहतजाज करेंगे या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ भी होगी। पार्टीज़ बन रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी हम कमेटीज़ बना रहे हैं, कमेटियाँ जो हैं वो तय करेंगी, मुलाकातें करेंगी। लेकिन अभी सितंबर गुजर चुका है, अक्टूबर तक भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आएगा भी तो वो क्या मौलाना साहब अकेले एहतजाज करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा, ये जो एक बात थी कि दो ज़ाहिर पार्टीज़ हैं नून लीग में, एक वो जो को सपोर्ट करती है, एक वो जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करती है। एहसन इकबाल साहब भी अब आधे चले ही गए हैं शहबाज शरीफ पार्टी में और आज उनके जो मौक़िफ़ था, तो आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्या खबर है, वो वाकई पार्टी मौक़िफ़ बयान कर रहे थे या वो शहबाज शरीफ का नज़रिया बयान कर रहे थे? हो क्या रहा है कि मौलाना साहब अकेले एहतजाज करेंगे या ये पार्टियां होंगी एहतजाज में उनके साथ? जिस तरह से हमने आपके प्रोग्राम में ही ये बताया था और उसी तरह से आज भी वही बात है, वही खबर है कि ये नवंबर में हमने बताया था आपको कि नवंबर में एहतजाज के लिए कहा जाएगा नून लीग की जानिब से। जी बिल्कुल, आपने बताया था। जो आज वही आज 30 सितंबर को जो बातचीत हुई है उसमें यही कहा गया है कि एहतजाज जो है वो नवंबर में ले जाया जाए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हर हाल में ये 100% कन्फर्म है कि वो इसका हिस्सा होगी और मौलाना साहब के साथ मौजूद होगी। सही। तीसरी बात ये है कि उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है मौलाना साहब के साथ। उसमें यह है कि कहीं इनके ऊपर ये इल्ज़ाम ना आ जाए तमाम सियासी जमातों के ऊपर कि इन्होंने किसी भी तरह से कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिस तरह से बाज़ औक़ात ये मजहबी जो लेबल है एहतजाज के ऊपर वो लग जाता है, यानी कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल ना हो, इस चीज़ को दूर करेंगे। जी, इसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मौलाना साहब से बात करेगी कि इसको एक सियासी एहतजाज के तौर पे लिया जाए। लेकिन मौलाना का जो रवैया है इस मामले में या उनकी जो सोच है उसमें मौलाना फजल रहमान का ये मानना है कि वो हर हाल में इसको खत्म नबुव्वत और इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो भी साथ लेकर आएंगे, इसके ऊपर वो बात करेंगे। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो काफी अच्छे से इनके साथ बातचीत में है। अभी आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की बातचीत होगी। आने वाले 2 से 3 दिन में ही अहम मुलाकातें होंगी और वो भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। एट द एंड जो है वो इनको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने पहले अपने सामीन को, आपके जो नाजरीन हैं उनको ये बताया था कि इस शो के तवज्जो से ही कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कुछ नहीं है, वो कहाँ से गैदरिंग लेके आएंगे। सिंध से
यहाँ इस्लामाबाद में तो लोग लाने से रहे, फिर उनकी कितनी सीटें हैं उनकी कि वो यहाँ 2, 4, 10 बसें लेके आएंगे या पंजाब से लोग। जाहिर है एहतजाज पीपल्स पार्टी कैसे करेगी, ये भी जाहिर है उनकी हिकमत अमली कोई ना कोई होगी, अब ये देखना होगा। वो अगर इस हालत में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाँ काफी देती है जी तो फिर उन्हें बहुत अच्छे तरीके में। ठीक है मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल खबर देते हैं, बड़ी अंदर की। ज़्यादातर मुर्तज़ा की खबरें बिल्कुल ठीक होती हैं उसामा। अभी आपने भी सुनी होगी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू अब से कुछ देर पहले, कहते हैं हमें आवाम का साथ चाहिए, आवाम जो है वो हमारा साथ दे ताकि हम इस कठपुतली हुकूमत को, नालायक हुकूमत को घर भेज सकें। क्या आपको समझ आ रहा है एजेंडा क्या है इस एहतजाज का और किस बेस पर एहतजाज होगा ये? पहले सिंध की जो आवाम है उसका तो ख्याल कर लें, वो बेचारी जितनी तंग है, जितने वो परेशान हैं, वो किसके आगे जाकर दुहाई दें। आए दिन जब वो एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर तो वाटर कैनन फेंक दिया जाता है, पानी फेंका जाता है, कराची का कचरा उठ नहीं रहा, सिंध का तालीम का बुरा हाल है, सेहत का बुरा हाल है, वो किस तरफ देखें। देखिए पीपल्स पार्टी को पता है अगर वो हुकूमत गिरा भी लेंगे तो उसके बाद उनको मिलेगा क्या? सिंध से ज़्यादा क्या आपका ख्याल है उससे ज़्यादा कुछ सीटें मिल जाएंगी? पंजाब या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसमें तो कुछ ज़्यादा उनको मिलना नहीं है। अब नून लीग है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि किस तरह से हमें रिहाई मिल जाए और हम बाहर चले जाएं। उसके लिए उन्हें देखना है बेस्ट ऑप्शन क्या है। एहतजाज करके इसमें शामिल होकर अगर वो दबाव डाल सकते हैं डील के लिए तो इस हद तक वो जाएंगे, लेकिन उनको भी अंदाजा है कि इस एहतजाज से हुकूमत नहीं गिरने वाली, ये सबको पता है। सब वो तो कह रहे हैं ना कि डील नहीं होगी, आप देख लीजिए बिलावल साहब ने आज ही कहा कि कोई डील नहीं होगी उसामा। नहीं, वो जाहिर है उनको डील की क्या जरूरत है, जिसको ये मियां नवाज शरीफ साहब आपको पता है आखिरी दिन तक यहाँ पर यही लोगों को कहते रहे, कुलसूम मरहूम साहिबा भी, कि हम नहीं जा रहे, यहीं पर हैं। और फिर वो आपको पता है शाम को जब जाना था तो उससे चंद घंटे पहले तक उनका यही स्टांस था। तो जरदारी साहब का जहाँ तक मामला है, अब बात यह है कि आप डील किसको कहते हैं। क्या प्ली बार्गेन को आप डील कहेंगे? प्ली बार्गेन है वो एक कानूनी चीज है, वो इमरान खान साहब भी कहते हैं जी बिल्कुल हो सकती है। फिर वो कोई और इनके ब्याह पर पैसे देगा, इल्जाम अपने सर पर ले लेगा, जरदारी साहब छूट सकते हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब ने भी बताया कि वो कोई दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, जिस तरह मौलाना साहब ने 40 लाख की लस्सी पी गए थे वो जब चेयरमैन थे कश्मीरी कमेटी के, लस्सी होती तो शायद कुछ बन जाती, लेकिन दाल गलने की जहां तक बात है, मुहावरा उर्दू। चलें, मैं मजीद भी आपसे पूछती हूँ उसामा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जरा ब्रेक। तो मजीद भी आपसे बात करते हैं, क्या इस एहतजाज का कोई रिजल्ट आएगा या एहतजाज हो भी पाएगा या नहीं? इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और अभी हमें ज्वाइन कर लिया है मैंने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रमेश कुमार साहब। रमेश कुमार साहब, देर आए दुरुस्त आए लेकिन आप आ गए हैं सर। काफ़ी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप सारे पार्लिमानी पार्टी के जो इजलास है उसमें शरीक थे गालिबन। तो सर ये बताइएगा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अपोजिशन एहतजाज करने जा रही है, अक्टूबर ना सही अगर नवंबर में भी एहतजाज करती है, और बिलावल साहब ये कह रहे हैं डील पर कि ना ही हम डील चाहते हैं और ना ही हम कर सकते हैं, तो क्या सोच रही है हुकूमत? अगर एहतजाज करने आ जाती हैं मौलाना साहब के साथ दोनों बड़ी पार्टीज, तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी रमेश साहब? देखिए, अपोजिशन के कुछ लोग जिसकी लीडरशिप अंदर है और कुछ लोग जो पार्लियामेंट से बाहर है, और उनको लाजमी तकलीफ़ है कि एक हुकूमत जो है वो सही डायरेक्शन के ऊपर जा रही है। स्पेशली कश्मीर के इशू को जिस बॉडी लैंग्वेज, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान ने जो बात की है, और वो भुट्टो के बाद एक लीडर जो है वो बिल्कुल साबित हुआ है जिसने इस बॉडी लैंग्वेज के साथ बात की। अब उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या निकलते हैं वो तो बात की बात है, मगर एक कौम के लीडर के तौर पर, इस्लामिक कंट्रीज के लीडर के तौर पर वो उभरे हैं, तो उनको एक तकलीफ़ है। अब उन तकलीफ़ के को जो काउंटर करने के लिए ये एहतजाज करते हैं, कभी इकोनॉमी को, कभी बेरोज़गारी को, कभी महंगाई को अगर अपनी एजेंडा बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी है। मगर स्पेशली मुझे तकलीफ इस चीज़ की है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो एजेंडा बना के आ रहे हैं, ये मुल्क की इमेज को जो है वो पीछे चीज़ें लेके जाती हैं। ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे
हर इंसान को पाकिस्तान में स्पेशली रहने वाले एक दूसरे को एक दूसरे के मज़हब के साथ रेस्पेक्ट भी है, और ऐसी चीज़ें लेके आना कि भाई ये चीज़ें नहीं है और दुनिया के लिए ये मैसेज देना, हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए केयरफुली होना चाहिए। अपनी ज़ातियात से निकल के मुल्की मफादात में खेलना चाहिए, मगर हम अपनी ज़ातियात से निकलते नहीं हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो है वो अगर सोचेंगे मुल्क के हवाले से, बहुत अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी मौलाना फजल रहमान रहे, आपने देखा कि उसकी क्या पजीराई मिली, क्या हुआ है इतने अरसे में। मगर अभी आप देखें कि कश्मीर कमेटी आपको कितनी एक्टिव नज़र आती है। अगर आप हिस्ट्री निकालें पीछे, हमेशा मौलाना साहब रहे विद फेडरल मिनिस्टर स्टेटस, तो कम से कम अपनी आँख की तरफ देख के और फिर आगे बढ़ें तो वो बेहतर है। मगर मैं आपको बताऊं, आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, अपोजिशन को हमने आज भी डिस्कस नहीं किया। हमने क्या डिस्कस किया? अमेरिका के दौरे के ऊपर डिस्कस किया, भारत इस दौरे के बाद क्या कर सकता है उसके ऊपर डिस्कस किया, किन किन लोगों से मुलाकातें हुई, क्या एक्सपेक्टेशन प्राइम मिनिस्टर की है, क्या एक्सपेक्टेशन फॉरेन मिनिस्टर की है, और क्या जो है वो मेंबरों के जहन में है, उन चीज़ों को डिस्कस किया। गरीबों के हवाले से असास प्रोग्राम को हमने डिस्कस किया। आज हमारी बहुत बड़ी लंबी देर जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग 2 घंटे से ज़्यादा चली है, और मुख्तलिफ जो है वो इशूज़ डिस्कस हुए हैं। मगर ये चीज़ें नहीं, ये धरना, ये वो, ये रमेश साहब आप लोग बॉर्डर ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि हुकूमत बॉर्डर ही नहीं कर रही है। एहतजाज करते हैं तो करें, नहीं करते तो नहीं करें। लेकिन एक बात तो है, जितनी महंगाई है, जो अभी मईशत का हाल है, तो एक जवाब तो है अपोजिशन के पास। इस पर हुकूमत क्या कर रही है? इस पर प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है? किस तरीके से सही करेंगे मईशत जिस तरह ज़बूहाली का शिकार है? बहुत देखें, अभी आप देखें 165 तक डॉलर चला गया था। हाँ। अब डॉलर 156 तक पहुंच चुका है, अब 156 तक डॉलर पहुंच चुका है। बिजनेस कम्युनिटी में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, और एक जो टर्निंग पॉइंट थी, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, उससे हम ज़रूर काफ़ी हद तक जो है वो निकलने में कामयाब हो चुके हैं। ट्रेड डेफिसिट को कम किया है, सर्कुलर डेट को कम किया है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है। अब आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि काइबोर को भी हम कम करें, मगर वो मॉनेटरी पॉलिसी के बोर्ड का है, मगर हमारा ये रोल ज़रूर होगा। अभी इस वक्त इन्फ्लेशन के हवाले से कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर भी 3 बंदे हैं, मैं हूँ, आशा घोष पाशा है PML से, हिना रबानी खर है पीपल्स पार्टी से। हम अपनी रिकमेंडेशन बना रहे हैं, कल हमारा फिर दोबारा इजलास भी है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट पब्लिक पॉपुलर फैसले क्यों नहीं करेगी? वो तो चाहेगी कि मैं, मेरे पास जो कुछ हो, मैं पब्लिक पॉपुलर फैसले करूँ, कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं हो। मगर रियलिस्टिक गवर्नमेंट जो होती है वो देखती है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और कितने में कर सकता हूँ। किसी को जेब से तो देना नहीं है, मगर कम से कम पाकिस्तान के कंधों का आप सही कह रहे हैं रमेश साहब, जाहिर पब्लिक पॉपुलर फैसले हुकूमत करना चाहती है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब कम से कम पाकिस्तान पॉपुलर फैसले भी होंगे, पब्लिक पॉपुलर फैसले भी होंगे। इसी हुकूमत में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। सर मेरा सवाल सुनिए, इसी हुकूमत में पंजाब की बात करें तो पुलिस केसेस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। चीजें जो इन्फ्लेशन सब कुछ आपकी हुकूमत में हो रहा है रमेश साहब। एग्रीकल्चर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, आपको मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, इकोनॉमी के, अपना एक्सचेंज रेट के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी बेहतरी की तरफ चीज़ें नज़र आती है। मगर एक तरफ कश्मीर का जो एक्सटर्नल थ्रेड है, आप देखें ना, अभी एक स्पीच तो हुई, अब क्या भारत के पास क्या है? भारत ने एक तो ब्लेंडर कर दिया कि आर्टिकल 35, 370 कर दिया, मगर अब भारत के पास जो है वो क्या है कि किस तरफ जो है वो भारत जाए। पॉइंट लेकिन सही है, रमेश नहीं पहुंच रही, मैं चाहूंगी उनकी आवाज़ का ये मामला हल करें ताकि सवाल मैं उनसे कर सकूं। उसामा, रमेश साहब जो बात कर रहे हैं सुनने में अच्छी लगती है, कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं तो वो उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में जो दीगर मसाइल हैं, तो एक मसला डेंगू का है जिस पर आपने भी रोशनी डाली। 3800 अभी तक केसेस हो चुके हैं, 3800 मरीज सामने आ चुके हैं। अब जाहिर है ये जो सूरत हाल है उसामा, उस सूरत हाल में क्या आप जस्टिफिकेशन देंगे कि ये पुलिस गर्दी के वाक़यात क्यों हो रहे हैं, डेंगू क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? क्या जस्टिफिकेशन देगी हुकूमत इस पर? इसलिए कि देखिए, उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए किसी तरह की आप समझें कि रिफॉर्म या खुद कुछ कर सकेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, हम जो भी कह लें, एक ड्राइविंग सीट पर तो वही हैं, या अगर वसीम अकरम प्लस वो हैं तो बॉलिंग उन्होंने ही करवानी है फिर पंजाब में।
कप्तान इमरान खान है, वो उनको यही कह सकते हैं अच्छा इस जगह पर गेंद फेंकना, इस तरह करना, गेंद इस तरह पकड़ो, यहाँ से भागो, यहाँ तक जाकर बॉल करवाओ। लेकिन अब जब उस बंदे में कैपेसिटी ही नहीं है, उनको कहेंगे अब तुमने यॉर्कर करवानी है, अब तुमने बाउंसर करवाना है, उस बंदे में कैपेसिटी ही नहीं है बाउंसर करवाने की या यॉर्कर करवाने की, तो वो क्या करेगा? आप मुझे बताएं किस तरह से वो करेगा? अब ये डेंगू की सूरत हाल है, इमरान खान सब कहेंगे जी इसको किस तरह खत्म करो, वो जाकर बैठेंगे, इजलास बुला लें, कहेंगे जी ये कैसे खत्म करना है, अच्छा सर ये कर ले, अच्छा चले कर दे, फिर जो जो आपको मुनासिब लगता है वो कर दे। ऐसे थोड़ी होता है। कप्तान उस शख्स को बनाया जाता है जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। तो क्या बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ऐसी है पंजाब में, तो ये चीज़ें तो दबाव बढ़ाएंगी। जहाँ तक बात है ऑपोजिशन के धरने का, तो एक तो ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है इसके असरात आने वाले दिनों में नजर आएंगे। इससे बेहतर तकरीर हो नहीं सकती थी, कमाल कर दिया। तो एक अवामी परसेप्शन बन गया है। और अगर ऑपोजिशन ने कोई धरना देना है या एहतजाज करना है तो यही बेहतरीन मौका है, क्योंकि उसके बाद इस सीजन के बाद गर्मियां आ जाएंगी, गर्मियों में एहतजाज हो नहीं पाएगा और अगली सर्दियों तक नजर ही आ रहा है कि मईशत में इस हद तक बेहतरी जरूर नजर आने लग जाएगी लोगों को कि वो ये कहेंगे कि हाँ जी अब फिर इसको हुकूमत को मौका दिया जाए। ये ना हो कि ये जो अब बेहतरी के आसार और बेहतरी की तरफ मामला जा रहा है ये दोबारा सारा कुछ तबाह हो, बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है इसके अलावा इनके पास और कोई चांस है। किस सतह के आगे जा सकेंगे? देखिए इनका फोकस ही एक नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने मजहब कार्ड इस्तेमाल करना है, बिलावल की उनसे इस बात पर लड़ाई है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम जी हुकूमत के साथ कश्मीर पर 100% खड़े हैं, वो और तरह के बयान दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का शहबाज शरीफ साहब पर दबाव है, नून लीग में आपस में ही इख्तलाफात है। तो वो किस तरह जाकर एक फोकस होगा तो फिर ही कुछ कर सकेंगे। इसलिए हुकूमत को बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है। लेकिन साथ ये भी मैं नहीं कहता कि हुकूमत बिल्कुल ठंडी सांसें ले और आराम से जनाब सो जाए। इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए। ये खतरा तो है एक ऑपोजिशन की तरफ से। सही है, पॉइंट है, लेकिन बेफिक्री इतनी नहीं होनी चाहिए। रमेश साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? सर जी जी आवाज आ रही है। रमेश साहब सवाल मैं आपसे ये कर रही थी जिस पर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी कि जाहिर है आप लोग बॉदर नहीं कर रहे, हुकूमत जिस तरह भी सामने देगा कि इतनी भी बेफिक्र ना हो, थोड़ा तो यहाँ पर खतरा है हुकूमत के लिए। लेकिन जो बात है पंजाब में सूरत हाल की, चाहे वो डेंगू हो जिसमें 3800 अफराद अब तक वायरस का शिकार हो गए, पुलिस गर्दी के वाकयात हों, टॉर्चर सेल सामने आ जाएं, या कसूर बच्चों की ज्यादती के बाद कत्ल के वाकयात हों, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, वो मसाइल हैं जिसका कोई जस्टिफिकेशन पंजाब हुकूमत या फिर हुकूमत क्या ही दे सकती है। तो इस तरफ अगर तवज्जो हो, और ना ही सिर्फ तवज्जो हो बल्कि कुछ काम भी हो, तो इस पर क्या प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं वज़ीर आज़म? सुमैया देखें, आज ये बात हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के हवाले से, पंजाब के हवाले से। आज प्राइम मिनिस्टर का दौरा था आज़ाद कश्मीर का, उसके बावजूद उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर और आईजी के साथ मीटिंग भी की है एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स के हवाले से। उसके बाद हमसे भी मीटिंग हुई है और वहाँ पे बताया है कि मैं इस चीज़ों के ऊपर बिल्कुल केयरफुल हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से कंट्रोल करनी है। ये भी बात नहीं है कि हम जो है वो किसी धरने को जो है वो हम उसको वेलकम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि धरना जो भी होता है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा। मगर ये जो एजेंडा लेके आ रहे हैं, ये एजेंडा जो लेके आ रहे हैं, हम इन एजेंडा को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। सर ये वो जमात कह रही है जिसने खुद इतना तवील धरना दिया कि धरने मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि धरने मुल्क के लिए नुकसानकार होते हैं, तो कोई शक नहीं है। मगर ये जिस तरीके से चाहते हैं कि हम ब्लैकमेल करें इमरान खान को, तो इमरान खान कहाँ ब्लैकमेल होता है। हाँ, जिसको कोई करप्शन के ऊपर हो, जिसकी ईमानदारी के ऊपर कोई शक हो और जिसको कोई अपना इंटरेस्ट हो, वो ब्लैकमेल होता है। इसको कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। इसको ये समझता है कि मैं दिन रात जो मुल्क के लिए कर रहा हूँ। आपने देखा कि इतने बड़े फोरम के ऊपर जिस तरीके की उन्होंने स्पीच की और जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट को भी बताया कि आपने माजी में क्या किया, क्या ये जुर्रत हो सकती है? इस जुर्रत करने के बाद उसके लिए अपने कितने मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि स्पीच जो जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हुई है, बहुत हमारी आवाम खुश है। मगर हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, प्लस माइनस उसके मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं। तो ऐसे बोल्ड और ब्लंट लीडर को अगर आके यहाँ पे कुछ जो है लोगों को लेके आए, मदरसों से लेके और आके यहाँ पे ब्लैकमेल करें, वो नहीं हो सकता। मगर मैं आज भी कहता हूँ कि वो कम से कम खुदारा मुल्क के ऊपर रहम करें। अगर वो आके बैठ जाते हैं, अगर रमेश साहब, तो फिर हिकमत अमली तो कोई होगी ना हुकूमत की। अगर मजहब कार्ड यूज हो जाता है जो खारिज से इम्कान नहीं है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? मुझे ये बताएं कि इतने बड़े फोरम के ऊपर अगर इस्लाम को जिस तरीके से खान साहब ने बात की है
उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का ये धरना बनता है जिस एजेंडा के ऊपर लेके आता है मजहब कार्ड के ऊपर। इतनी मर्तबा आपने स्पीच के अंदर इस्लाम का जो नाम लिया है, जी जी, तो इससे ज्यादा अब क्या होगा? इसके बाद अगर मौलाना फजल रहमान का ये बनता है, मैं समझता हूँ हर टीवी चैनल का फर्ज बनता है इस इशू के ऊपर कि वो कहें, क्योंकि आपने देखा कि अभी माजी में घोटकी के अंदर जी एक झूठे बच्चे की माना 13 साल के बच्चे की शहादत के ऊपर एक टीचर के ऊपर झूठी एफआईआर करती है और फिर उसी के ऊपर जो है वो मंदिरों के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। पहले हमारे मुल्क के अंदर कितने बड़े मसले मसाइल हैं, क्या हमने मुंह दिखाया जब मंदिर के ऊपर हमला हुआ? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है। अभी फिर हम ऐसी चीजें करके ये गलत इंप्रेशन डाल रहे हैं। हर बंदे को हर मजहब की रेस्पेक्ट है और रहनी चाहिए, हर मजहब दूसरे मजहब की रेस्पेक्ट सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से मैं समझता हूँ ये चीजें जो है वो हमारे मुल्क को बहुत पीछे धकेलेंगी। बिल्कुल सही। रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया, उसामा गाजी आपका भी बहुत शुक्रिया। और यही जो इसको ज़ाहिर हम भी इंडोर्स करेंगे कि मज़हब कार्ड का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको एहतजाज करना है अवामी इशूज़ पर करें, अवामी मसाइल पर करें और आवाम को अपने साथ मिलाएं, लेकिन ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।